very unhappy with your decisions. Your decisions are so painful. They are not with logics. They are not judgmental. If we can prove each and every decision of yours that it has become fatal for the people. लोगों के आत्मा के ऊपर, शरीर के ऊपर हम लोगों की हत्याएं हो रही है। आज आप रेलवे बेच रहे हैं, आपने एयरलाइंस बेच दिया, बीएसएनएल रास्ते में आके ओएनजीसी भेजा। मैं आपको एक बात ऐसी बताना चाहूंगा कि आप सोचेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 2004 से 2009 में लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, मंत्रालय उनके पास थी। उससे पहले नीतीश कुमार जी थे, उनके बाद ममता बनर्जी आई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके रेल मंत्री यानी 2004 से लेकर 2009 तक के शासनकाल में 20,000 करोड़ इंडियन रेलवेज का प्रॉफिट था। आप इंडिया टुडे के देखें इंटरव्यू को, जो कि एनजीसी का 25% सरप्लस में था। रिलायंस इंडस्ट्री का डबल अमाउंट था प्रॉफिट का, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़। मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि हम ये किस तरीके की बात करते हैं। और इस रिपोर्ट का एक केस स्टडी बना था आईआईएम के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को कॉन्फ्रेंस किया, उनके बीच आए, संबोधित किया, जैसे कि वॉर्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। आप जानते हैं ये कैसे हो पाता है, ये कैसे हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 20,000 करोड़ का मुनाफा। और उसके बाद आप लोगों की गवर्नमेंट आती है, और आज आप लोग जब आते हैं, एक टाइम पे रेलवे 20,000 फ्रेंड्स, माय फेलो इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, from the year 2004 to 2009, when Honorable Lalu Prasad Yadav was the railway minister, our profit stands for 20,000 crores. और आज हमें क्या बताया जाता है कि हमारे करोड़ों में हजारों करोड़ों में रेलवे जो है घाटा में। इसका मतलब आप लोगों के मंत्रालय के जो लोग हैं वो कैपेबल नहीं है, वो वर्दी नहीं है कि इस मंत्रालय को चला पाए। मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं है। किसी भी सरकार का सक्सेस होना तब अच्छा लगता है जब सरकारी तंत्र सक्सेस होता है। अगर आप सरकारी विभागों को ही प्राइवेटाइज कर देंगे इस तरह से, तो कल आप सरकारी स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल है उनको भी आप प्राइवेट कर देंगे। यह है क्या आपका गुजरात मॉडल? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं तो वैसे भी आप लोगों के ईमानदारी के पैमाने से बहुत आहत हूं। मैं बहुत आहत हूं। जब मैं बीसीसीआई में देखता हूं अमित शाह जी के पुत्र को, तो मेरा दिल बहुत दहाड़ मारता है, मुझे कष्ट होता है। एक बिजनेसमैन और क्रिकेटर। चले, मैं एक ऑफिशियल चैलेंज करता हूं, अमित शाह जी के बेटे को और मेरे को ग्राउंड पे ले आए, मैं उनकी 6 बॉल खेलता हूं, मेरी 6 बॉल खेल लें, 6 गेंद वो मेरी खेले, 6 बॉल मैं उनकी खेलता हूं। फिर आप डिसाइड करना कि क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना। ऐसे लोगों को एक कोई ज्यूरिस्डिक्शन है क्या? इसीलिए हमने आपको प्रधानमंत्री चुना था क्या? ये है हमारे अच्छे दिन? जो दूसरे पार्टी के लोगों ने किया आपने भी वही किया, फिर आप बेहतर कैसे हुए? आप तो उनसे भी निम्नतर हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं सच सम्मान के तौर पे और भाजपा के जितने भी भक्त है जो भाजपा को मानते हैं भाई और बहनों, मैं हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन करूंगा। आप एक बात सोचें, लोगों की पेंशन खत्म कर दी गई। आप एक बात सोचें, बीएसएनएल खत्म हो गया, रेलवेज को प्राइवेट किया जा रहा है। अरे आप स्ट्रिक्टनेस लाइए ना, आप रूल्स लाइए, आप गवर्नेंस को बढ़ाइए, आप सरकारी तंत्र को मजबूत कीजिए, आप अपने मंत्रालय को मजबूत कीजिए, आप कैंटीन में अच्छा फूड दीजिए। आप ट्रेन के अंदर एक भी अच्छा फूड नहीं खिलाते। आपका राज्यकाल में आज ये आपका दूसरा सेशन है बतौर मंत्रालय के तौर पे, आप सेंटर में। इसके लिए तो आप कांग्रेस को दोष नहीं दे सकते ना। हर बात के लिए जो कांग्रेस को बोलेंगे, केजरीवाल को बोलेंगे। देखिए, मैं राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूं, ना मैं केजरीवाल का समर्थक हूं, ना मैं किसी और का समर्थक हूं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से आज कहूंगा, ऐसी क्या बात थी कि 2004 से 2009 जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे, 20,000 करोड़ भाइयों और बहनों, 20,000 करोड़ रेलवे प्रॉफिट में थी तब के टाइम पे। और आज हम घाटे में हैं, जबकि तब प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए का होता था, आज 10 रुपए का है। इतना डबल रेट हो गया, फिर भी आप घाटे में। कमाल करते हैं। ना हमें तब अच्छा भोजन मिलता था, ना हमें आज अच्छा भोजन मिल रहा है। एक बात बताएं, रेल के यात्री, गरीब लोग, मजदूर लोग, आप ट्रेन प्राइवेट कर देंगे, वो अपने मनमर्जी का रेट्स लेंगे, आपको दुख नहीं होता? क्या आप हमारे अधिकारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं? ये तो हमारे अधिकारों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं। फिर आप चौड़ा सीना होकर बोलते हैं, 56 इंच का सीना लेके मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। और कैसे देश बेचा जाता है? ये तो कुछ दिनों से चाइना का प्रोपेगेंडा चल रहा है, नहीं तो ज्यादातर इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो चाइनीज कंपनी के पास हैं। तब आपने आंखें मूंद ली थी क्या? मुझे बहुत दुख होता है, रेलवे के प्रदर्शन का वीडियो मीडिया में नहीं आ रहा है। एबीपी न्यूज के रूबिका लियाकत जी, क्या बात है, आपको रेलवे का कष्ट नहीं देख रहा है?
एलआईसी वालों का कष्ट नहीं दिखता? अगली वीडियो में मैं एलआईसी पे आऊंगा कि इतने बड़े बड़े प्रॉफिटेबल संस्थाओं को आप लोग कैसे कैप्चर कर रहे हैं। एक्चुअली यू ऑल आर कैप्चरिंग अस, लेकिन ये नहीं होगा। हम भारतीय हैं, हम गुलाम नहीं होंगे। हम दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अपने ऊपर किसी को राज नहीं होने, चाहे वो कमल छाप हो चाहे कोई भी हो। भाइयों और बहनों, हमारा देश गलत हाथों में जा रहा है। जिन लोगों ने कहा था कि देश झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा, आज वो देश को बेच रहे हैं। बीएसएनएल बिका, बीएचईएल बिक रहा है, ओएनजीसी बिक रही है, सरकारी तंत्र बिक रहा है, रेलवेज बिक रहा है, एयरलाइंस बिक रहा है। अपने आंखें खोलिए। अब जब भी कोई राज्य में चुनाव है, आप महसूस करें। मैंने तो 2004 से 2009 की घटना बता दी, जब रेल मंत्री थे लालू जी। 20,000 करोड़ का मुनाफा था, और आज ये लोग इसलिए प्राइवेट कर रहे हैं, इससे कहते कि 30,000 करोड़ में आ जाएगा। एक काम कीजिए, भारत की जनता को बेच दीजिए, हम अपना खून भी बेच देंगे, ऐसे तो अरबों खरबों रुपए आ जाएगा। आप पीएम केयर बनाते हैं, उसको लाते नहीं है आरटीआई में। क्या अपने पार्टी के लिए फंड बना रहे हैं क्या आप? क्या बीजेपी के लिए केयर है? इसको फिर सीधा कर देते ना, बीजेपी केयर फंड। इसे पीएम केयर फंड बनाने की क्या आवश्यकता थी? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप एक सम्मानीय पद पे, और पद का कद होता है। मैंने कभी भी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं किया। इन माई ऑल वीडियोज आई हैव ऑलवेज टोल्ड आई रिस्पेक्ट यू, आई एडमायर यू, आई फॉलो यू। मैंने आपको अपना गॉडफादर बनाया था, लेकिन आपकी पॉलिसीज, आप जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, वो टोटल डिजास्टर है, टोटल फेलियर है। इट्स अ टोटल डिजास्टर। आप दिल्ली को गुजरात नहीं बना सकते। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलत डिसीजन होगा। आप दिल्ली को दिल्ली रहने दें, आप उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के तरीके से रहने दें, आप मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश रहने दें, कर्नाटका को कर्नाटका बने रहने दें। आप देश का भूगोल को बदलने में ना रहें, आप इतिहास बदलिए ना। भूगोल को बदलने में क्या रखा है? वैसे भी मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, मध्य भारत का क्षेत्र है, पूर्व भारत का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र मिलकर भारत बनता है। बहुत आक्रोश है लोगों में। आप दिन प्रतिदिन भारत के तमाम चीजों को आपकी सरकार बेचे जा रही है। बहुत कष्ट है लोगों के अंदर। इंडियन रेलवेज को आप हाशिए में ना लाएं। घाटे और मुनाफे के बुनियादी ढांचे को आप प्राइवेटाइजेशन में ना तब्दील कर दें। Your people, your government is trying to sell our government resources and that is not good for our country. ये हमारे देश को खोखला करेगा। भाई और बहनों, कल को हम इंडियन रेलवेज में जा रहे हैं, प्राइवेट रेलवेज में जा रहे हैं, और जो रेलवे के हॉस्टेस होंगे, मेल या फीमेल, और उन्होंने हमारी शिकायत कर दी, 2 बार के बाद शायद हम ट्रेन पे नहीं बैठ पाएंगे। गजब हो जाएगा। अब हमारा कैरेक्टर जो है प्राइवेट ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। बताइए हम कितने सेफ दौर में रहेंगे? आप सोचिएगा। करण बामरा जैसे एक स्टैंड अप स्पीकर को एयरलाइंस वाले रोक देते हैं क्योंकि वो प्राइवेटाइज्ड है। आप सोचिए। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर जैसे व्यक्ति, जो बीजेपी के एक प्रबल नेता है, अपने सीट पे बैठ के जब बदतमीजी करती हैं, तब उनका बैन नहीं होता है, तब सरकार कुछ बोलती नहीं है। क्या ये उचित व्यवहार है? भाई और बहनों, अगर इसी तरह सब कुछ प्राइवेट होता गया, अगर रेलवे प्राइवेट हुई, आप समझ ले भारत की रीढ़ की हड्डी है रेलवेज। आज भी लोग जनरल में जाते हैं, स्लीपर क्लास में जाते हैं। बिहार के जो भाई मजदूर बहन, बंगाल के जो लोग आते हैं, कर्नाटक से, आंध्रा से, इनका सहारा है रेलवेज। इनका सहारा छीन जाएगा। मनमर्जी तरीके से हमसे पैसे वसूले जाएंगे, जैसे लगान। इट विल बी टेकन एज अ लगान, जो अंग्रेज हमसे लेते थे, जो लुटेरे हमसे लेते थे। अब फिर से हमें लूटने की तैयारी की जा रही है। आप ये सोचिए, वो कहते हैं कि 151 ट्रेन 109 रूटों में हम करेंगे। ठीक है जी। अदानी पोर्ट, टाटा रियलिटी, यूंडाई, बॉम्बार्डियर, ये लोग आ रहे हैं। अरे भाई, जरूरत क्या है प्राइवेट करने की? आप अपने विभाग को मजबूत कीजिए ना, नए लोग रिक्रूट कीजिए। आपने नए रिक्रूटमेंट नहीं किया। आपने बोला मैं 2 करोड़, आपने कहीं पे भी रिक्रूटमेंट नहीं की। अरे आप अपनी संस्थागत ढांचे को बनाए। आप इतना जीएसटी ले रहे हैं, आपने शिपिंग यार्ड्स बनाए, ट्रेन यार्ड्स बनाए। मेक इन इंडिया के लिए आपको सेल इन इंडिया क्यों करना पड़ रहा है? आप बनाइए इंडिया में कंपार्टमेंट्स, अच्छी बात है, गर्व की बात है। मेट्रो के कोचेज आप बना रहे, बहुत ही गर्व की बात है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं हो जाता ना कि आप इस चीज को प्राइवेटाइज कर दें। धीरे धीरे बीजेपी की जो गवर्नेंस है, ये भारत के तमाम प्रॉफिट मेकिंग संस्थाओं में घुस रही है। उनको लॉसेस का हवाला दे कि हमें गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही है। मैं रेबल सदानंद पति 15 अगस्त को अपनी फाउंडेशन अपने देश को समर्पित करूंगा, और हम नहीं रुकेंगे। और मैं जानता हूं लाखों करोड़ों भारतीय, जो भी मेरे दक्षिण भारत के साथी हैं, जम्मू कश्मीर के साथी हैं,
आंध्र प्रदेश के साथी हैं, पश्चिम बंगाल के साथी हैं, उड़ीसा के साथी हैं, पंजाब के साथी हैं। भाइयों और बहनों, मैं आह्वान करता हूं, आप आए। रेलवे के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लाखों रेलवे के लोगों का हक छीना जा रहा है, इस तरह से लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये रोजगार क्या देंगे? भाजपा की सरकार तो हमें बेरोजगार कर रही है, सड़कों पे लाके डाके। बोले थे ना कि कोरोना में रोड में ना निकलो, अरे ये तो हमें रोड पे ले आए हैं, कोरोना की क्या जरूरत है? भाजपा की सरकार कहती थी ना कोरोना में रोड पे ना निकले। भाई और बहनों, ये तो हमें पहले रोड पे, इसी तरह में रोड पे ले आ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ेंगे। इंडियन रेलवेज को बचाइए, #सेव इंडियन रेलवेज, ज्वाइन कीजिए रेबल सदानंद पति को। तमाम लाखों करोड़ों रेलवे के कर्मचारियों को मेरा नमन। मैं आपकी युद्ध में आपके साथ हूं। इंडियन रेलवेज को बचाने के लिए जो भी होगा, मैं अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। जय हिंद।